सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। मैं मोहन ठाकुर आप सभी का आपके अपने परिवार सार्थक कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने मॉडर्न हिस्ट्री की सभी एक दिवसीय एग्जाम के लिए कंप्लीट चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें दोस्तों मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री के 5 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट करा दिए हैं, जिसमें मैंने आपको दोस्तों ब्रिटिश जो नीति थी उनके बारे में बताया था। जो ब्रिटिश कंपनियों की जो भारत में नीति थी, क्या उनकी नीति थी, वो सारी चीजें मैंने आपको 5 चैप्टरों में बता दी थी। ठीक है दोस्तों, आज हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट होगा और जिसमें हम जानेंगे जो ब्रिटिशों की नीति थी भारत में, उनके क्या प्रतिक्रिया हुई, भारत के लोगों ने उनके विरोध में क्या किया, उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई। ठीक है दोस्तों, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 6 क्या होगा, वो होगा भारतीय प्रतिक्रिया यानी इंडियन रिस्पॉन्स के बारे में आज हम इस क्लास में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर के हुए आज की हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक अवश्य कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम किसके बारे में जानेंगे, हम जानेंगे अध्याय नंबर 6 यानी चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम जानेंगे भारतीय प्रतिक्रिया यानी इंडियन रिस्पॉन्स के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये मान सकता हूं आप में से आधे से ज्यादा बच्चों को अब तक जो आंदोलनों के बारे में पता होगा वो सिर्फ एक आंदोलन के बारे में आपको याद होगा, और वो होगा 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसको हम कहते हैं, आपको ये याद होगा। ठीक है दोस्तों, आपको लगता होगा कि पहला जो अंग्रेजों के खिलाफ पहला जो आंदोलन हुआ था, जो संग्राम हुआ था, वो 1857 का हुआ था। ठीक है दोस्तों, मुझे ऐसी उम्मीद है आधे से ज्यादा लोगों को आपको यही पता होगा। लेकिन आज की हम इस क्लास में जानेंगे कि 1857 से पहले भी जो बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए थे ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, जो उन्होंने नीतियां बनाई थी ब्रिटिशों ने, तो उनके विरुद्ध 1857 से पहले भी क्या क्या आंदोलन हुए थे उनके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, उन सब के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, कैसे किसान आंदोलन हुए, जातीय आंदोलन कैसे कैसे हुए, सारी चीजें मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हम भारतीय प्रतिक्रिया जानेंगे, इसमें दोस्तों हमने 4 भागों में बांट के हमको इसमें पढ़ना है कि भारत के लोगों की ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्या क्या प्रतिक्रिया थी, उनको हम 6 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे जनजातीय विद्रोह के बारे में, यानी ट्राइब जो यूपर से हुआ था, ट्राइबों ने जो अपने विद्रोह किया था उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, जनजातियों विद्रोह में बहुत सारे ऐसे विद्रोह आएंगे जिनका नाम आज तक आपने नहीं सुना होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम जानेंगे किसान विद्रोह, किसानों ने कैसे ब्रिटिश शासकों के खिलाफ विद्रोह किया, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में, काफी इंपोर्टेंट है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, और अंत में हम जानेंगे दोस्तों श्रमिक आंदोलन, जो लेबर ने अपना आंदोलन किया था, लेबरों ने, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये जो प्रक्रिया है, भारतीय प्रतिक्रिया क्या हुई थी ब्रिटिश नीतियों, ब्रिटिश शासन के खिलाफ, उसको हम 4 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों जनजातीय विद्रोह कौन कौन से हुए थे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे किसान विद्रोह, और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1857 में हुआ था। और मुझे ऐसी उम्मीद है आपको इसमें आधी से ज्यादा जानकारी आपको पता होगी। मैं इसमें आपको इतनी जानकारी दूंगा जो आपको शायद अब तक आपने ना पढ़ी हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम पढ़ेंगे श्रमिक आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? श्रमिक आंदोलन। ये चैप्टर दोस्तों आपके लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। ये चैप्टर इंपोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि जो ये विद्रोह है, चाहे जनजाति विद्रोह हो, चाहे किसान विद्रोह हो, चाहे हम बात करें 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो या किसान आंदोलन, कोई भी आंदोलन हो, इनसे क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, आज हम बात करेंगे दोस्तों, जो हम बात करेंगे वो करेंगे जनजातीय विद्रोह के बारे में। किसके बारे में? जनजातीय विद्रोह के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो जनजाति क्या होती है पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद इनके विद्रोह के बारे में बात करेंगे। आप में से आधे से ज्यादा लोगों को अब तक ये भी नहीं पता होगा कि जनजाति होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जनजाति बता देता हूं, उसके बाद हम इनके विद्रोह के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि इनके विद्रोह का आखिरकार कारण क्यों हुआ कि जनजातियों को अपना विद्रोह करना पड़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले जनजाति के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनजाति वह मानव समुदाय है दोस्तों जो एक अलग निश्चित भूभाग में निवास करती है। जनजाति क्या है दोस्तों?
एक ऐसा मानव समुदाय है जो एक अलग निश्चित भूभाग में निवास करती है। मतलब कि वो न ग्राम में रहते यानी कि न गांवों में रहते और न शहरों में रहते, वो एक अलग निश्चित जो उनका भूभाग होता है वहां पर रहते हैं और उनकी एक विशिष्ट संस्कृति, रीति रिवाज व भाषा होती है। उनकी भाषा भी अलग होती है और उनकी संस्कृति भी काफी भिन्न होती है। उनके रीति रिवाज, उनकी संस्कृति, ये सारी चीजें अलग होती हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने अपने औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं के कारण उनकी विशिष्ट भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं में हस्तक्षेप किया, जिसके परिणाम स्वरूप जनजातियों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध एक हिंसक विद्रोह का प्रारंभ हुआ। ठीक है दोस्तों, पहले आपको पता चला कि जनजाति होती क्या है। जनजाति होती है दोस्तों एक मानव समुदाय जनजाति, जो कि एक अलग निश्चित भूभाग पे आपको देखने को मिलेगी। उनकी एक अलग संस्कृति होती है, रीति रिवाज होते हैं और उनकी एक अलग अपनी भाषा होती है। ठीक है दोस्तों, अब आजकल जो होने लगी हैं जो जनजातियां वो अब गाँव में रहने लगी हैं। ठीक है दोस्तों, गाँव की तरफ आने लगे हैं। ठीक है, तो ये हम बात करेंगे, ये पहले की बात है जनजाति, तो आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ ये तो हमने बात जान लिया कि जनजाति क्या होती है। उसके बाद दोस्तों इन्होंने विद्रोह क्यों किया। देखिए दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने अपनी औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं के कारण ये जो जनजातियां थी, अलग अलग जनजातियां थी, जैसे हम अभी बात करें भील जनजाति होती है, मुंडा जनजाति होती है, ऐसे बहुत सारी जनजातियां होती हैं। तो उनकी जो जनजाति थी, उनके जो भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जो नीति थी ना, उनमें इन्होंने हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया। किसने? ब्रिटिश सरकारों ने। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, देखिए दोस्तों, जब आपके किसी घर, आपका एक अपना घर है, उसमें कोई बाहर वाला आके अपना हाथ लगाया, अपने मतलब हाथ वो करे, तो क्या होगा? गलत होगा ना, तो आपको क्रोध आएगा। ऐसे ही जो जनजातियां थी, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों, रीति रिवाजों में, उनकी जो परंपराएं थी, उनमें ब्रिटिश सरकार ने अपना हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया। जिसके कारण क्या हुआ, जनजातियों ने दोस्तों एक अहिंसक विद्रोह किया था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं हरिजन सेवक। क्या दोस्तों? हरिजन सेवक संघ ने महासचिव ठक्कर बापा ने जनजातियों के लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। यानी कि जैसे हम अब आदिवासी मानते हैं, हम क्या मानते हैं दोस्तों? आदिवासी मानते हैं। तो आदिवासी ये जो शब्द है, इसका प्रयोग किसने किया? तो हरिजन सेवक संघ के महासचिव ठक्कर बापा ने। किसने दोस्तों? ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया? आदिवासी शब्द जो है वो प्रयोग किया था। याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में पूछ सकता है कि आदिवासी शब्द का प्रयोग जनजातियों के लिए किसने किया था, तो आप बताएंगे ठक्कर बापा ने किया था। हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे, इन्होंने किया था। ठीक है, ये आपको जनजाति पता चल गई दोस्तों, और इन्होंने विद्रोह क्यों किया ये भी पता चल गया। अब बात करते हैं दोस्तों जनजातियों के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे। ठीक है, मैंने आपको वैसे छोटा सा तो बता दिया कि उनके विद्रोह के कारण क्या थे, क्योंकि उनकी सांस्कृतिक पारंपरिक रीति रिवाजों में जब ब्रिटिश सरकार ने हस्तक्षेप किया, तो इसके कारण हमको एक जनजाति विद्रोह देखने को मिलते हैं अलग अलग। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब हम बात करते हैं प्रमुख जो विद्रोह के कारण क्या थे, जनजाति विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दो कारण बताए जाते हैं दोस्तों, एक तो आर्थिक कारण था और एक धार्मिक या सामाजिक कारण था। ठीक है दोस्तों, दो कारण होंगे, एक आर्थिक कारण होगा और एक धार्मिक या सामाजिक कारण होगा। ठीक है दोस्तों, आर्थिक कारण क्या था ये हम जान लेते। तो आर्थिक कारण दोस्तों कौन कौन से थे? एक तो ब्रिटिश व बाहरी लोगों को, यानी दीकू मतलब क्या होता है दोस्तों, ये जो एक तो ब्रिटिश सरकार थी, एक बाहरी लोग थे और एक थे दीकू। दीकू किसको कहा जाता है दोस्तों? दीकू कहा जाता है जो महाजन होते हैं, जो साहूकार होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, इनके वर्गों को क्या कहा जाता है? इनको दीकू कहा जाता है। याद रखेंगे बिल्कुल, के द्वारा जमीन या सामूहिक संपत्ति पर कब्जा किया गया। इसके कारण भी ये विद्रोह जो है हमको जनजाति विद्रोह देखने को मिलते हैं। क्या कारण था दोस्तों? पहला, ब्रिटिश या बाहरी लोगों या दीकू। दीकू किसको कहा जाता है दोस्तों? जो महाजन होते हैं, जो साहूकार होते हैं, जो व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं, उनको दीकू कहा जाता है। उनके द्वारा जनजातियों की जो जमीन थी, उनकी जो सामूहिक संपत्ति थी, उस पर कब्जा किया गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या कारण है? उसके बाद कारण है वन कानून में परिवर्तन द्वारा वनोपज, निवास व झूम खेती के अधिकार छीन लिए गए। ये जो जनजाति होती हैं दोस्तों, ये क्या करती हैं? ये अपने गुजारा कैसे करती हैं? खेती से ही करती हैं दोस्तों, या वनों में कुछ उपजा के ही करती हैं। लेकिन जो नया कानून आया था, वन कानून में परिवर्तन कर दिया गया था, उसके कारण इनका जो झूम खेती है उसके अधिकार समाप्त कर दिए गए, वनोपज के भी अधिकार समाप्त कर दिए गए और वनों में निवास करने के भी अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कारण क्या था? वो था दोस्तों अत्यधिक
वह अनुसूचित करारोपण, यानी कि सबसे अधिक, यानी कि बहुत सारा करारोपण लगा दिया गया किस पे, ये जो जनजाति थी उन पे, कि आप इससे ज्यादा कर और देंगे, ठीक है। लेकिन उनके पास तो क्या था, वो तो खेती करते थे, वो भी, उसके भी अधिकार इन्होंने छीन लिए ब्रिटिशों ने या साहूकारों ने, है ना। तो उसके कारण भी हमको जनजाति विद्रोह देखने को मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है, तो ब्रिटिश के शोषणकारी भू राजस्व नीति भी हमको इसका एक कारण प्रमुख माना जाता है, ठीक है दोस्तों। ये आर्थिक कारण है। और एक अंतिम जो कारण है वो है दोस्तों विचौलिया या दीकू द्वारा शोषण। ये जो साहूकार होते हैं, जैसे कि दोस्तों आपने सुना होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रिटिश थे वो क्या थे, वो तो एक कर लगा देते थे, लेकिन उनसे वसूल कौन करता था, तो साहूकार ही वसूल करते थे। कौन करते थे, साहूकार ही वसूल करते थे, है ना दोस्तों। तो जो जनजाति होंगी, जो लोग होंगे, उनको क्या लगेगा, उनको यही तो लगेगा कि ये साहूकार ही हमारा शोषण कर रहे हैं, यही तो लगेगा ना कि ये साहूकार ही हमारा शोषण कर रहे हैं। तो इनके जो द्वारा शोषण किया गया था, तो ये भी एक जनजातीय विद्रोह का कारण माना जाता है। बात करते हैं दोस्तों अब धार्मिक या सामाजिक कारण के। ये तो हो गए दोस्तों आर्थिक कारण, और अब बात कर लेते हैं धार्मिक या सामाजिक कारणों के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो पहला कौन सा कारण दोस्तों, सामाजिक धार्मिक प्रथाओं में, जैसे खोड़ जाति की नरबलि प्रथा आदि में हस्तक्षेप। ये जो खोड़ जाति थी वो नर की बलि देती थी, ऐसी प्रथा में भी इन्होंने हस्तक्षेप किया। ये जो जनजाति होती हैं दोस्तों, यानी कि जिसको हम आदिवासी कहते हैं, इनकी अपनी अलग अलग जो है इनके नियम होते हैं, इनकी प्रथाएं होती हैं, उसमें भी इन्होंने हस्तक्षेप किया। उसके बाद दूसरा दोस्तों, ईसाई मिशनरियों द्वारा जबरन धर्मांतरण कराया गया। दोस्तों ईसाई बनाने के लिए दोस्तों उनका जबरन धर्मांतरण किया गया था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद धार्मिक आदिवासी नेताओं का मसीहा स्वरूप वह प्रभाव हमको देखने को मिला, ठीक है दोस्तों। तो ये जनजातीय विद्रोह के कारण थे, जिसमें दो कारण थे, एक तो आर्थिक कारण और एक धार्मिक या सामाजिक कारण। ये मैंने आपको बताए, बिल्कुल ये आपको क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। बिल्कुल, अभी मैं आपको बेसिक चीज ही बता रहा हूं। अभी मैं आपको जो बताऊंगा ना याद करने के लिए, वो आपको इंपोर्टेंट करके याद रखना है, ठीक है। अभी मैं आपको पृष्ठभूमि बता रहा हूं, कैसे कैसे जनजातीय आंदोलन हुए, जनजातीय विद्रोह हमको देखने को मिले, तो इनके मैं आपको पहले पृष्ठभूमि बता रहा हूं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं जनजातीय विद्रोह। तो हमने देख लिया कि इसके कारण क्या थे, लेकिन अब ये भी तो देखना है इसके असफलता के कारण क्या थे, क्यों जनजातीय विद्रोह जो है वो असफल हुआ, ठीक है दोस्तों। इसके कारण भी तो हमको जानने, तो उनके कारणों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। पहला जो वो कारण था वो था आधुनिक हथियारों एवं प्रशिक्षण का अभाव। देखिए दोस्तों, जनजाति आपको पता है कहाँ रहती है, गांव में रहती है। गांव में तो अब रहने लगी, पहले तो जंगलों में ही रहती थी। तो उनके पास क्या होते, तो या तो तीर कमान होते थे, भाला होते थे, तलवार होती थी, यही हो सकती है, जाहिर सी बात है। लेकिन ब्रिटिश सरकारों के पास क्या होती थी, बंदूक होती थी, तोप होती थी, मतलब बड़े बड़े हथियार होते थे। तो इनके जो जनजातीय विद्रोह का असफलता का कारण था वो क्या था, आधुनिक हथियारों का ना होना और प्रशिक्षण का अभाव होना, ठीक है दोस्तों। दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण था सरकार द्वारा व्यापक दमन व हिंसा। देखिए जनजाति जो लोग थे वो सीमा में, मतलब अपने कम लोग थे। कैसे थे दोस्तों, कम लोग थे। और जो सीमा सरकार थी, सरकार के पास कितने सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे। तो वो जनजातियों पे क्या करवा देते थे, गोली चलवा देते थे, उन पे दमन एवं हिंसा की नीति अपनाते थे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो कारण है वो है सुस्पष्ट पूर्व योजना का अभाव। यानी कि पहले से ही इनके पास कोई स्पष्ट योजना नहीं थी कि हमको ये क्यों विद्रोह करना है या हमको विद्रोह कैसे आगे बढ़ाना है। तो इन्होंने विद्रोह तो कर दिया, जनजाति ने विद्रोह तो कर दिया आदिवासियों ने कि हम विद्रोह करेंगे, हम इनको भगाएंगे, लेकिन इनके पास कोई स्पष्ट पूर्व योजना न होने के कारण भी ये इनका जो विद्रोह था वो असफल हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कारण क्या है, वो है दोस्तों औपनिवेशिक शासन प्रणाली की वास्तविक समझ का अभाव। यानी कि औपनिवेशिक शासन प्रणाली की इनको समझ नहीं थी कि हम जिससे पंगा लेने जा रहे हैं वो आखिर में चीज क्या है, ठीक है दोस्तों। तो इनको उनकी समझ होनी चाहिए थी, इसलिए भी ये विद्रोह जो है वो ज्यादा सफल नहीं हुआ। नेक्स्ट जो कारण है जनजातीय विद्रोह के असफलता के, वो कारण है दोस्तों विद्रोह का स्थानीय जाति व ईश्वरीय स्वरूप। यानी विद्रोह का जो इनका स्वरूप था ना दोस्तों, वो क्या था, ईश्वर के ऊपर स्वरूप था कि ईश्वर जो करेगा वो ठीक करेगा। ये सारे जो इनके स्वरूप माने जाते हैं, ठीक है। तो जनजातीय विद्रोह के आपको असफलता के भी कारण पता चल गए। मैंने आपको दोस्तों जनजातीय विद्रोह के कारण भी आपको बताए, क्यों इनके कारण हुए, जनजातीय विद्रोह के आखिरकार आवश्यकता क्यों पड़ी ये भी मैंने आपको बताया, और ये असफल क्यों हुए ये भी मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं दोस्तों प्रमुख जनजातीय विद्रोह के बारे में। किसके बारे में,
प्रमुख जनजाति विद्रोह के बारे में। ठीक है, यहाँ से आपकी क्लास इंपोर्टेंट जो है वो अब स्टार्ट होती है। अब तक मैंने आपको पृष्ठभूमि बताई थी, कौन कौन से विद्रोह हमको पढ़ने हैं, क्या क्या जो आंदोलन थे वो हमको जानने हैं। ठीक है, अब आपकी क्लास इंपोर्टेंट याद होती है और आपको यहाँ से चीजें याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, प्रमुख जनजाति विद्रोह जो है उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, हुए तो बहुत सारे थे जनजातीय विद्रोह, लेकिन मैं सिर्फ आपको इंपोर्टेंट 5 इंपोर्टेंट जनजातीय विद्रोह बताऊंगा। उन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उन्हीं को आपको याद रखना है। जैसे सबसे इंपोर्टेंट जो हमारा जनजातीय विद्रोह है वो है दोस्तों संथाल विद्रोह। कौन सा? संथाल विद्रोह। कब हुआ था? 1855 से लेकर 1856 के बीच में ये हमको देखने को मिला था। संथाल विद्रोह याद रखेंगे नाम। कब हुआ था? 1855 से लेकर 1856 के बीच हुआ था। बात करें दोस्तों किधर यह फैला हुआ था, यानी कि इसका क्षेत्र जो है वो कहां कहां फैला हुआ था, तो ये फैला हुआ था दोस्तों राजमहल से लेकर भागलपुर तक। इसका क्षेत्र जो है वो हमको देखने को मिलता है संथाल विद्रोह का। ठीक है दोस्तों, नेतृत्वकर्ता कौन थे ये काफी इंपोर्टेंट है, आपको याद रखने, एग्जाम में पूछे जाते हैं। संथाल विद्रोह से संबंधित कौन है, तो आपको नाम याद रखने हैं। जैसे सिद्धू, कानू, चांद एवं भैरव, ये 4 भाई थे दोस्तों। कौन थे? सिद्धू, कानू, चांद एवं भैरव, ये 4 भाई थे जिन्होंने दोस्तों संथाल विद्रोह को किया था। याद रखेंगे बिल्कुल, इनके नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों इसके कारण के। संथाल विद्रोह क्यों हुआ, इसके कारण क्या थे? ठीक है दोस्तों, तो पहला कारण था मूलतः आर्थिक कारण जो था, वो मैंने आपको आर्थिक कारण बता दिए, वो भी एक कारण था संथाल विद्रोह का। उसके बाद बाहरी लोगों यानी दीकुओं को द्वारा 50 से लेके 500% तक ब्याज की वसूली। देखिए दोस्तों, उस जमाने में 50% से लेके 500% तक की ब्याज की वसूली की जाती थी। किसके द्वारा? साहूकारों के द्वारा। तो ये भी एक कारण था। उसके बाद दोस्तों जमींदारों एवं महाजनों द्वारा शोषण इनका किया जाने लगा, तो ये भी कारण था। बात करें दोस्तों नेक्स्ट, संथालों को जमीन से बेदखल किया गया दोस्तों। क्या दोस्तों? संथालों को साहूकारों द्वारा जमीन से बेदखल कर दिया गया। तो ये दोस्तों हमको कारण दिखते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें नेक्स्ट कारण की। नेक्स्ट कारण क्या था? वो था दोस्तों दीकुओं और सरकारी कर्मचारियों द्वारा संस्थाओं का अपमान व दुर्व्यवहार। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है? इसका संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 से लेके 1856 के बीच में हुआ था। बात करें दोस्तों इसका क्षेत्रफल कहां तक फैला हुआ था संथाल विद्रोह, तो ये राजमहल से लेके भागलपुर तक ये फैला हुआ था। बात करें दोस्तों संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, इनके नाम आपको याद रखने। एक तो सिद्धू था, कानू था, चांद था, भैरव था, ये 4 भाई थे। ठीक है दोस्तों, इन 4 भाइयों के नाम आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है। बात करें क्या कारण थे संथाल विद्रोह के, तो मूलतः आर्थिक कारण मैंने आपको बताया। आर्थिक कारण थे व्यापारियों द्वारा, दीकू यानी साहूकारों के द्वारा 50% से लेके 500% तक ब्याज की वसूली की जाती थी। उसके बाद दोस्तों इनको संथालों को जो है इनकी जमीन से बेदखल कर दिया। ये कुछ प्रमुख कारण थे संथाल विद्रोह के। बात करें दोस्तों इसके प्रमुख तथ्य के बारे में, इसमें क्या नियम जो निकल के आया, क्या इसका रिजल्ट निकल के आया, उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या इसका परिणाम आया? ठीक है, बात करें दोस्तों आरंभ में संथालों दीकुओं के विरुद्ध थे, ना कि अंग्रेजों के, परंतु अंग्रेजों द्वारा दीकुओं की मदद करने के कारण यह अंग्रेजों के विरुद्ध भी हो गए। देखिए पहले ये जो संथाल विद्रोह था ये सिर्फ किसके लिए किया जा रहा था, तो ये किया जा रहा था दीकुओं के लिए। किसके लिए दोस्तों? दीकुओं के लिए। दीकू क्या होते तो आपको पता होगा, मैंने अभी आपको बताया, आपको याद रखने हैं दोस्तों। साहूकार होते हैं, कौन होते हैं? साहूकार होते हैं। और कौन होते हैं? व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं, है ना। तो दीकुओं के विरुद्ध था संथाल विद्रोह। लेकिन अंग्रेजों ने जब दीकुओं की मदद की, साहूकारों की मदद की, तो ये विद्रोह किसके विरुद्ध हो गया? अब ये विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध भी हो गया था। याद रखेंगे, पहले ये नहीं था दोस्तों अंग्रेजों के विरुद्ध। अब ये जैसे दीकुओं की सहायता इन्होंने की अंग्रेजों ने, तो इनके विरुद्ध भी ये हो गए संथाल विद्रोह। बात करें दोस्तों नेक्स्ट, तो सिद्धुओं ने अधिकारियों से कहा था कि ठाकुर जी ने मुझे आदेश दिए थे, उस समय कहा है कि यह देश साबों का नहीं है, ठाकुर जी खुद हमारी तरफ से लड़ेंगे। इस तरह आप साहब लोग और सिपाही लोग खुद ठाकुर जी से लड़ोगे। ठाकुर जी ने क्या कहा है दोस्तों? सिद्धू ने कहा है। दोस्तों ठाकुर जी कौन होते हैं? ठाकुर जी भगवान कृष्ण को बोलते हैं ना। बाकी ये ठाकुर जी किसी उनको कहते होंगे, जैसे कि प्रमुख होते हैं उनको भी ठाकुर कहते हैं, जैसे गांव का जो मुखिया होता है उनको भी ठाकुर कहते हैं। ठीक है, तो ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा है कि ये देश साहबों का नहीं है। ठाकुर जी
खुद हमारी तरफ से लड़ेंगे। इस तरह आप साहब लोग और सिपाही लोग खुद ठाकुर जी से लड़ेंगे, यानी कि मुझसे नहीं लड़ रहे, ये विद्रोह मैं नहीं कर रहा हूं, आप मुझसे नहीं लड़ोगे, आप लड़ोगे ठाकुर जी से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या दोस्तों प्रमुख तथ्य, 1855 में भागलपुर क्षेत्र में भीमडीन क्षेत्र में मेजर बालो की सेना को हराया। ये जो संथाल विद्रोह था, इन्होंने भीमडीन नामक एक क्षेत्र में मेजर जो बालो की सेना को इन्होंने हरा दिया था। ये इनकी एक प्रमुख उपलब्धि मानी जाती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, आदिवासियों का विद्रोह इतना तीव्र था कि सरकार को मार्शल लॉ लगाना पड़ गया। ये जो संथाल विद्रोह था ना दोस्तों, कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं था, ये विद्रोह काफी बड़ा था। ठीक है, लेकिन वही बात है कि इनकी एक सुस्पष्ट योजना ना होने के कारण इनका जो ये विद्रोह है वो असफल हो गया। ठीक है दोस्तों, बात करें नेक्स्ट, सरकार ने नवंबर 1856 में संथाल परगना नामक जिले की स्थापना करते हुए संथाल आदिवासियों के लिए भू स्वामित्व के संस्था हेतु स्थान दोस्तों परगना कस्तकारी अधिनियम पारित कर दिए गए। ये जो संथाल विद्रोह था इसके लिए क्या कर दिया गया दोस्तों, 1856 में सरकार के द्वारा संथाल परगना नामक जिले की स्थापना कर दी गई। किसके लिए, संथालों के लिए। याद रखेंगे, ये विद्रोह ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों को भगाने के लिए हो। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ रहे थे दोस्तों, ना कि सरकार को भगाने की इनकी कोई मंशा थी। ठीक है, यहाँ पे संथाल विद्रोह समाप्त होता है। बिल्कुल, ये जो नाम मैंने आपको बताए हैं ना, सिद्धू, कानू, चांद एवं भैरव, ये जो 4 भाई थे, ये किससे जुड़े हुए थे, तो संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। याद रखेंगे, इनका नाम काफी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट विद्रोह के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो विद्रोह है जिसका नाम जाना जाता है दोस्तों, मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है, सरदारी विद्रोह के नाम से जाना जाता है, उलुग गुलाम के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो इस विद्रोह के 3 नाम है, एक तो मुंडा विद्रोह है, सरदारी विद्रोह है, उलुग गुलाम विद्रोह है। तो इसको सबसे ज्यादा जिस नाम से जाना जाता है वो है दोस्तों मुंडा विद्रोह। ठीक है दोस्तों, ये विद्रोह कब हमको देखने को मिला, तो 1899 से लेके 1900 के मध्य हमको ये विद्रोह देखने को मिला था। याद रखेंगे, बिल्कुल विद्रोह का नाम आपको याद रखना है। वैसे ज्यादातर मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसका क्षेत्र कहां तक फैला हुआ था, तो ये छोटा नागपुर का पठार जो है, जो कि वर्तमान में झारखंड वाला राज्य है, वहां तक फैला हुआ था। ठीक है दोस्तों, बात करें इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे इस विद्रोह के, मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो वो थे दोस्तों बिरसा मुंडा। कौन थे, बिरसा मुंडा। इनके दोस्तों उपनाम भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे जगत पिता इनको कहा जाता है और धरती बाबा के नाम से भी इनको जाना जाता है। किसको दोस्तों, बिरसा मुंडा को। तो आपको याद रखना है, आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि धरती बाबा के नाम से किसको जाना जाता है, तो आपको बताना है बिरसा मुंडा को जाना जाता है। और ये किससे जुड़े हुए थे, तो बिरसा मुंडा जो मुंडा विद्रोह था उनसे जुड़े हुए थे। ठीक है दोस्तों, बात करें इस विद्रोह के कारण क्या थे, तो इस विद्रोह के भी वही लगभग कारण थे, जैसे जमींदारों, ठेकेदारों व साहूकारों ने इनकी सामूहिक खेती, जिसको खटी कटिया या मुंडारी कहा जाता है, कि परंपरा को समाप्त करते हुए मुंडा आदिवासियों को जमीन से बेदखल कर दिया। जैसे संथाल विद्रोह में संथालों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया, तो ऐसे ही इनको भी बेदखल कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिशों की भू राजस्व व्यवस्था के कारण कृषक मजदूर हो गए, यानी कि जैसे इनकी ब्रिटिश शासन की जो भू राजस्व व्यवस्था थी, जो मैंने आपको बताई थी, उसके कारण जो पहले किसान हुआ करते थे वो अब क्या हो गए दोस्तों, वो अब मजदूर हो गए। ठीक है, याद रखेंगे। बात करें दोस्तों, ईसाई मिशनरियों का सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप होने लगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख कारण है, आपको ज्यादा याद नहीं रखने, बस आप एक बार देख लेंगे। अगर आप रिटन एग्जाम देने वाले हैं, जैसे कि आप यूपीएससी का देंगे, तो आपसे पूछा जाएगा मुंडा विद्रोह के बारे में बताइए, तो आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, बात करें नेक्स्ट इसके प्रमुख तथ्यों के बारे में, तो 1895 में बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया व विद्रोह को राजनीतिक धार्मिक स्वरूप प्रदान किया। ठीक है दोस्तों, 1895 में बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया और विद्रोह को राजनीतिक व धार्मिक स्वरूप प्रदान किया। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख तथ्य में, तो बिरसा मुंडा ने कहा कि दीकुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। ये किसने कहा, ये कथन आपसे पूछा जा सकता है कि बिरसा मुंडा के द्वारा किया हुआ कथन क्या है, आपसे ऐसे पूछ लेगा, दीकुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। ये कथन किसका था, तो आपको याद रखना है बिरसा मुंडा का कथन था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है विद्रोह के पश्चात 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी कानून पारित हुआ, जिसमें सामूहिक खेती को
मान्यता प्रदान कर दी गई। जब ये मुंडा विद्रोह हुआ दोस्तों, तो इस विद्रोह के समाप्ति के बाद 1908 में छोटा नागपुर में काश्तकारी कानून लाया गया और जिसके द्वारा सामूहिक खेती को फिर से मान्यता दे दी गई। बात करें दोस्तों नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है, बिरसा मुंडा ने आरंभ में ईसाई धर्म को अपनाया था, परंतु बाद में इन्होंने वैष्णव धर्म को अपनाया था। तो ये आप याद रखेंगे, आपसे पूछ भी सकता है कि बिरसा मुंडा पहले किस धर्म को मानते थे, तो ईसाई धर्म को मानते थे, उसके बाद किस धर्म को मानने लगे, तो ये वैष्णव धर्म को मानने लगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, बिरसा मुंडा ने अनेक देवताओं बोंगा के स्थान पर एक ईश्वर सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया। ठीक है, आपको याद नहीं रखना। बात करें नेक्स्ट, तो 1900 में गिरफ्तार होने के बाद उनकी जेल में मृत्यु हो गई। जब ये मुंडा विद्रोह समाप्त हुआ 1900 में, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद ये मुंडा विद्रोह जो है वो समाप्त हो गया और इनकी जेल में रहते ही बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी। तो ये आपको मुंडा विद्रोह समझ में आया? बिल्कुल आया। आपको इनका नाम अवश्य याद रखना है। बिरसा मुंडा ने किस विद्रोह से जुड़े हुए थे? बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह से जुड़े हुए थे। ठीक है, इसके आपको उपनाम भी याद रखने, सरदारी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, उल गुलाम विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसका क्षेत्र कहां तक फैला हुआ था मुंडा विद्रोह का? तो ये छोटा नागपुर का पठार यानी कि जो वर्तमान में झारखंड वाला इलाका है वहां तक फैला हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नागा आंदोलन के बारे में, जिसको जियारांग आंदोलन भी कहा जाता है। ये कब हुआ? 1932 में हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, नागा आंदोलन का क्षेत्र कहां तक फैला हुआ था? तो ये मणिपुर एवं नागालैंड वाले इलाके में फैला हुआ था। ठीक है, याद रखना है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो रोगमोई और जोदनांग और रानी गौदुल्यू। कौन दोस्तों? रानी गौदुल्यू और रोममोई जोदनांग। ये दोस्तों कौन थे? ये नागा विद्रोह के या नागा आंदोलन से संबंधित इनके नेतृत्वकर्ता थे, याद रखेंगे। बिल्कुल। बात करें इसके कारण के बारे में, इस विद्रोह का कारण क्यों हुआ, तो उसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य रूढ़िवादिता, अंधविश्वास तथा अतार्किक रीति रिवाजों को समाप्त करना था। यानी जो ब्रिटिश शासक था उनकी, जैसे ये नागा जो लोग थे, इनकी अपनी एक अंधविश्वास, अतार्किक रीति रिवाज हुआ करते थे, जो भी रीति रिवाज होंगे या रूढ़िवादी, इसको दोस्तों ब्रिटिश शासन ने समाप्त कर दिया। ये भी कारण था। दूसरा कारण था ईसाई मिशनरियों का सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप। इनकी जो सामाजिक अपनी व्यवस्था थी उसमें हस्तक्षेप। बात करें दूसरा, तो रूढ़िवादी, अंधविश्वास, अतार्किक रीति रिवाज, ये मैंने आपको अभी बताया, और कष्टकारी करों एवं कानूनों का। ये वही कारण होंगे दोस्तों, जितने भी ये जनजाति विद्रोह होंगे उन सभी के कारण यही होंगे नॉर्मली। ठीक है दोस्तों, बस आपको ये इनमें अलग से चीज याद रखनी है कि ये विद्रोह कब हुए, किस क्षेत्र में हुए और इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसके प्रमुख तथ्य क्या थे उनके बारे में जान लेते हैं। तो प्रारंभ में इस आंदोलन का नेतृत्व एक युवा नेता रोगमोई जोदनांग ने किया था, जिसका लक्ष्य नाग राज्य की स्थापना करना था। ये जो नाग जनजाति के लोग हैं दोस्तों, अभी भी एक नए राज्य नाग राज्य की मांग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगस्त 1931 में जोदनांग को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। उसके बाद दोस्तों इस जो आंदोलन था नाग आंदोलन को, उसको किसने संभाला? तो रानी गाइदुलु ने दोस्तों इनको संभाला था। पहले इनका नाम गाइदुलु था, उसके बाद रानी की उपाधि किसने दी, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके पिता सन 1932 से इस आंदोलन का नेतृत्व 17 वर्ष की नागा बालिका गोविंदलुओं के साथ इन्होंने किया था। ठीक है दोस्तों, पहले इनका नाम गोविंदलुओं था, उसके बाद इनको रानी की उपाधि किसने दी? तो जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। ठीक है, गांधीवादी सिद्धांत एवं आदर्शों से प्रभावित होकर गोविंदलुओं ने इस आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जोड़कर इसे राष्ट्रीय स्वरूप दिया था। ठीक है, गोविंदलुओं को रानी की उपाधि किसने दी? तो जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। ठीक है, 1937 ईस्वी में जेल में इनको डाल दिया गया जब गोविंदलू को, तो इनकी मुलाकात दोस्तों जवाहरलाल नेहरू से हुई, जिसकी बात मुलाकात के दौरान इन्होंने दोस्तों किसने दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने गोविंदलू को रानी की उपाधि दी थी। उसके बाद दोस्तों बाद में भारत सरकार द्वारा रानी गोविंदलू को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये नागा आंदोलन आपको याद रखना है। कब हुआ? 1932 में हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो रोगमोई जोदनांग थे और रानी गोविंदलू थे। ठीक है दोस्तों, किस क्षेत्र में फैला हुआ था? मणिपुर एवं नागालैंड वाले क्षेत्र में फैला हुआ था। नेक्स्ट हमारा जो आंदोलन है वो है दोस्तों रंपा विद्रोह। कौन सा? रंपा विद्रोह। कब हुआ? 1889 से लेकर 1924 के मध्य हुआ था। ठीक है दोस्तों, बात करें इसका क्षेत्र कहां तक फैला हुआ था, तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश के कोया तथा कोंडाडोरो पहाड़ियों में ये जो है फैला हुआ था रंपा
विद्रोह, याद रखेंगे बिल्कुल। उसके बाद इसके नेतृत्वकर्ताओं के आपको नाम याद रखने, काफी इंपोर्टेंट है। एक तो राजू रंपा हो जाएंगे, जिसके नाम पे रंपा विद्रोह ये पढ़ा था, ठीक है। और एक थे अल्लूरी सीताराम राजू, ये आपको नाम काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। अल्लूरी सीताराम राजू किस विद्रोह से जुड़े हुए थे? तो रंपा विद्रोह से ये जुड़े हुए थे, ठीक है दोस्तों। बात करें दोस्तों इस विद्रोह के कारण क्या थे, तो इस विद्रोह का कारण था झूम कृषि पर प्रतिबंध लगाना, ठीक है दोस्तों। इमारती लकड़ी एवं चराई पर कर की दर वृद्धि करना, जो इमारत की लकड़ी होती थी और चराई की जो कर होती थी उस पर वृद्धि करना, नए आबकारी कानूनों के तहत ताड़ी बनाने पर रोक लगाना, और बाहरी व्यापारियों एवं साहूकारों का शोषण, जमींदारों एवं पुलिस की दमनखोरी गतिविधियों के आदि के कारण ये विद्रोह हमको देखने को मिलता है। कौन सा? रंपा विद्रोह, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट इसके बात कर लेते हैं इसमें प्रमुख तथ्यों के बारे में, ठीक है दोस्तों। 1889 में दोस्तों इस विद्रोह का नेतृत्व राजू रंपा ने किया, परंतु विद्रोही अधिक समय तक विरोध नहीं कर सके, यानी कि राजू रंपा जो थे वो अधिक समय तक विद्रोह नहीं कर सके। ब्रिटिश सेना ने दोस्तों 1880 में विद्रोह का दमन कर दिया और राजू रंपा जो है वो शांत हो गए। उसके बाद दोस्तों आगे चलकर 1922 ईस्वी में पुनः रंपा क्षेत्र में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में आदिवासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष हुआ, और ये जो विद्रोह था इसलिए अल्लूरी सीताराम राजू को इस रंपा विद्रोह का ज्यादा श्रेय दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अल्लूरी सीताराम राजू गांधीवादी विचारों से प्रभावित थे और असहयोग आंदोलन के समय सक्रिय रहने के बावजूद भी आदिवासियों के कल्याण हेतु उन्होंने हिंसा को अवश्य माना, ठीक है। ये दोस्तों अल्लूरी सीताराम राजू जो थे वो गांधीवादी विचारधारा से तो प्रभावित थे, लेकिन आदिवासियों के कल्याण हेतु इन्होंने ये भी कहा कि हिंसा भी जरूरी है, ठीक है दोस्तों। बात करें नेक्स्ट, तो उन्होंने विद्रोह में गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपने, गुरिल्ला युद्ध पद्धति कौन अपनाता है दोस्तों? आपको याद हो तो गुरिल्ला पद्धति कौन अपनाता था? तो ये शिवाजी के जो सैनिक हैं, यानी कि शिवाजी जो हैं वो गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाते थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, मई 1924 ईस्वी में सीताराम राजू की ब्रिटिश सेना से मुठभेड़ में मृत्यु हो जाने के से इस आंदोलन की समाप्त हो गया है। ये आंदोलन भी समाप्त हो गया जब मई 1924 में सीताराम राजू की, अल्लूरी सीताराम राजू की ब्रिटिश सेना से मुठभेड़ हुई जिसमें इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है रंपा विद्रोह के बारे में, ठीक है। कब हुआ ये भी आपको याद रखना है। इसका क्षेत्रफल कहां तक फैला हुआ था? तो आंध्र प्रदेश के इलाके में ये फैला हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता को आपके नाम अवश्य याद रखने, एक तो राजू रंपा सबसे इंपोर्टेंट, जिसके नाम पे रंपा विद्रोह पड़ा ये, और उसके बाद अल्लूरी सीताराम राजू किस विद्रोह से जुड़े हुए थे? तो रंपा विद्रोह से जुड़े हुए थे। ये आपको काफी इंपोर्टेंट नाम याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं और आज का हमारा अंतिम विद्रोह होगा दोस्तों जनजातीय विद्रोह। इसी के साथ हमारी क्लास भी समाप्त हो जाएगी, फिर मैं बाकी की चीजें आपको अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो विद्रोह कौन सा है हमारा? उरंग विद्रोह, जिसको ताना भगत आंदोलन कहा जाता है। ये कब हुआ? 1920 में हुआ। नाम आपको इंपोर्टेंट है, याद रखना है। ताना भगत आंदोलन के नाम से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने को मिलेगा। तो ताना भगत आंदोलन कब हुआ? 1920 में हुआ, ठीक दोस्तों। इसका क्षेत्र कहां तक फैला हुआ था? तो ये फैला हुआ था दोस्तों झारखंड तक। कहां तक फैला हुआ था? तो झारखंड वाले के इलाके में ये फैला हुआ था ताना भगत आंदोलन, ठीक है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो जतराज भगत थे। कौन थे दोस्तों? जतराज भगत थे। नाम इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इस जो आंदोलन है इसके कारण क्या थे उनके बारे में जान लेते हैं। तो इसके कारण थे दोस्तों, इसके अंतर्गत आदिवासियों में प्रचलित कुरीतियों जैसे भूत प्रेत, बुरी आत्माओं में विश्वास, पशु बलि, शराब का सेवन आदि का विरोध किया गया तथा साकार तपस्या एवं संयम को प्रोत्साहित किया गया। तो इसका विरोध करने के कारण भी ये ताना भगत आंदोलन हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है वो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र में, जिसको झारखंड अब कहते हैं हम, इस विद्रोह का आरंभ हुआ था, ठीक है। याद रखेंगे ताना भगत आंदोलन का क्षेत्र कहां तक था? तो झारखंड वाले इलाके में था, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों प्रमुख तथ्यों के बारे में। तो उराव झारखंड के प्रमुख जनजाति समूह है। इस विद्रोह का नेतृत्व उराव आदिवासी समूह में भगत कहे जाने वाले संत, धर्माचार्य, फकीर आदि ने किया था, ठीक है दोस्तों। जतरा
भगत ने किया था, याद रखेंगे। उराव विद्रोह जतरा भगत के नेतृत्व में शुरू हुआ था और 1920 ईस्वी के पश्चात यह ताना भगत आंदोलन के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है दोस्तों, पहले इसका नाम क्या था विद्रोह का? उराव विद्रोह। बाद में किस नाम से जाने जाने लगे दोस्तों? ताना भगत आंदोलन के नाम से जाने जाने लगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता यह थी कि गांधीवादी समर्थकों ने अपने रचनात्मक कार्यों के माध्यम से आदिवासियों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ लिया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है वो है, इस विद्रोह में लगान न देने, बेगान न करने जैसी मांगों को सम्मिलित किया गया। सरकार ने इस आंदोलन को शांत करने के लिए प्रहय दमनकारी नीति अपनाई, जैसे वो पहले अपनाती थी वैसे ही इन्होंने अब भी अपनाई। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये क्लियर। आज की इस क्लास में मैंने आपको दोस्तों जनजातीय विद्रोह के बारे में बताया। मैंने आपको बताया जनजातीय क्या होती है, जनजातीय विद्रोह के कारण क्या होते हैं और इसकी असफलता के कारण क्या थे, और जो प्रमुख जनजातीय विद्रोह थे 5 जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलते हैं, वो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, और इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये वाली पीडीएफ और आने वाली सभी क्लासेसों की पीडीएफ आपको उसी ग्रुप पर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इससे आगे की चीजें मैं आपको वो अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपनी पुरानी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहें और नोट्स अवश्य बनाते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।